नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ प्रश्न सुपर टेट होने वाली है, उनके लिए इंपोर्टेंट है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कमेंट्स करके कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया जा रहा है 30 प्रश्न आपको, तो यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं और अंत में बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अंत में कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लेख लिखा गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य। यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में वाच्य पूछा गया है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर ए और बी दोनों है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वाक्य को अच्छे से पढ़ लेना है। लेख लिखा गया, क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, लेख को लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता का बोध होता है। वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, वहाँ पर हमेशा कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कर्मवाच्य। लेख लिखा गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। यहाँ पर कर्तवाच्य और भाववाच्य दोनों के एक एक उदाहरण आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आपसे पूछा जाए कि राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, ये किस प्रकार का वाच्य होगा, तो ये हमेशा कर्तवाच्य होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाच्य है, तो याद रखिएगा ये भाववाच्य है। तो तीनों के एक एक उदाहरण में आपको बता चुका हूं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं, यहाँ पर देखिए शब्दालंकार कौन सा नहीं है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि श्लेष, यमक और अनुप्रास ये तीनों ही शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं और जो रूपक अलंकार है, जो रूपक अलंकार है शब्दालंकार नहीं होता है, बल्कि यहाँ अर्थालंकार होता है। याद रखिएगा कौन सा इसमें से अर्थालंकार है पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रूपक। रूपक शब्दालंकार नहीं होता है, कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर और लगाए, तथा लगाए, एव या परंतु, किंतु, इसलिए ये शब्द जुड़े हुए आपको किसी वाक्य में नजर आए तो वह वाक्य कौन सा होगा, याद रखिएगा वहाँ वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, जहाँ पर और, तथा, एव या परंतु, किंतु, इसलिए ये शब्द जुड़े हो जहाँ पर, वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। और जहाँ पर एक ही उद्देश्य कौन सा वाक्य बता रहा हो, जैसा कि यदि हम उदाहरण के तौर पर जाने, मुकेश पढ़ता है। यदि आपसे पूछे कि मुकेश पढ़ता है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आपको पता होना चाहिए ये सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य आपको दिख रहा, मुकेश क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो जहाँ पर एक ही उद्देश्य आपको दिखे जिस वाक्य में, तो वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। और जहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर आपको जब दिखे, तब दिखे, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जहाँ पर ये शब्द आपको दिखे, जुड़े हुए आपको दिखे, तो वो कौन सा होगा, हमेशा मिश्रित वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, वो मिश्रित वाक्य होगा या फिर मिश्र वाक्य होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, यदि इस प्रकार का वाक्य आपको दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो इसमें मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे लगा हुआ है, जहाँ पर जब, तब, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा आ जाए, वहाँ पर हमेशा कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको प्रश्न में दे वैसा आप वहाँ पर जल्दी से आंसर को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न, देशभक्ति में समास। यहाँ पर देखिए, देशभक्ति में समास यदि आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या तत्पुरुष होगा या फिर अव्ययी भाव होगा। देशभक्ति में समास यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका समास विग्रह कर लेते हैं। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होता है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति या देशभक्ति का समास विग्रह होता है। यहाँ पर अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा देशभक्ति में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, गंगा की उज्जवल जलधारा
सूर्योदय के समय सुंदर लगती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? यहाँ पर देखिए रेखा खींची हुई है। उज्ज्वल का आपको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है क्या होगा। जल्दी में जहाँ पर भी उज्ज्वल लिखना होता है हमेशा बच्चा इसी प्रकार से लिखता है, लेकिन आप यदि इस प्रकार से उज्ज्वल लिखते हैं तो हमेशा त्रुटि करते हैं, यह शुद्ध वर्तनी नहीं होता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा हमेशा जो उज्ज्वल लिखा जाएगा उसमें आधा जा आएगा, दोनों ही क्या आएगा, यहाँ पर आधा जा आएगा। वो जहां पर आधा जा आपको दिखे वो हमेशा शुद्ध वर्तनी होगी उज्ज्वल के। तो यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो एकदम सही होगा। छठा प्रश्न है शत्रु का हनन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। यहाँ पर देखिए जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द बताना है। शत्रु का हनन करने वाले को क्या कहते हैं? शत्रुहंता कहते हैं, रिपुदमन कहते हैं, अरिदमन कहते हैं या फिर शत्रुघ्न कहते हैं। तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा, 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रु का हनन करने वाले को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। संचारी भाव, देखिए संचारी भावों की संख्या पूछी जाती है, कितनी होती? 9 होती है, 33 होती है, 16 होती है या फिर 99 होती है। कहीं कहीं यहाँ पर रस के बारे में भी पूछा जाता है कि रस की कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संचारी भावों की कितनी संख्या होती है। तो याद रखिएगा 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और रस की कितनी होती है? तो याद रखिएगा जो रस की संख्या होती है वो 9 होती है। यहाँ पर संचारी भावों की संख्या 33 होती है और जो रस होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगला प्रश्न, द्रग उर्झत टूटत कुटुन जूरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? यहाँ पर देखिए जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। विभावना, असंगति, व्यतिरेक या फिर उत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हम जानेंगे। देखिए द्रग उर्झत टूटन कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसका अर्थ होता है उलझ तो नैन रहे हैं किंतु टूट परिवार रहा है तथा गांठ दुर्जनों के हृदय में पड़ रही है। इसका हम अर्थ जानेंगे तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है। और इस अर्थ को आप समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। तो जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो याद रखिएगा वहाँ पर असंगति अलंकार होगा। कौन सा होगा? असंगति अलंकार। जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ पर असंगति अलंकार होगा। और राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए 9वां प्रश्न है रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। यहाँ पर देखिए रचना के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर पदबंध। तो यहाँ पर यदि आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि रचना के अनुसार पूछा गया है तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 3 वाक्य के भेद होते हैं। सरल कह लीजिए या फिर साधारण वाक्य कह लीजिए, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 प्रकार के भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। लेकिन जो पदबंध है ये रचना के अनुसार वाक्य का भेद नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। चलिए नीलगाय में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए नीलगाय में समास पूछा गया है कौन सा है? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व समास है। यहाँ पर देखिए क्यूज के तौर पर आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि नीलगाय में आपको समास विग्रह बताना है। नीलगाय का समास विग्रह क्या होता है इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है क्या होगा नीलगाय का समास विग्रह। यहाँ पर समास पूछा गया है तो नीलगाय में कौन सा समास होगा? याद रखिएगा कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। जैसे कि पीताम्बर, नीलकमल, इनमें भी कौन सा समास होगा? इनमें भी कर्मधारय समास होगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होगा? संक्रामक होगा, असाध्य होगा, महामारी होगा या फिर विकट होगा। जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में तो उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। याद रखिएगा जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसको असाध्य कहेंगे और छुआछूत से फैलने वाला रोग को हम क्या कहेंगे? संक्रामक कहेंगे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या है? वहाँ कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। सुकवि है, महाकवि है, आशु कवि है या फिर राजकवि। यहाँ पर वहाँ कवि जो तत्काल कविता करे उसके बारे में आपको एक शब्द बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आशु कवि। वहाँ कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं।
कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है, इसके बारे में आपको बताना है। करुण, भक्ति, श्रृंगार या फिर वीर। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, कवि बिहारी के बारे में पूछा गया है कि ये मुख्यतः किस रस के कवि है। आपका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस। कौन से रस के कवि हैं ये, श्रृंगार रस के कवि हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी गई है। गाय है, पहाड़ है, यमुना है या फिर आम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा, यमुना। याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा, यमुना होगा। बाकी जो गाय, पहाड़ और आम है ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा गाय, पहाड़ और आम ये तीनों ही कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर यमुना कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में और भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि राम, श्याम, हिमालय, अमेरिका, चंद्रमा, सोमवार, जनवरी, नंदनी, ये सभी किसके शब्द हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द। यहाँ पर देखिए सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, संयोग है, संविधान है, संस्कृत है या फिर ये सभी है। तो आप देखेंगे कि संयोग में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है, संविधान में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है और संस्कृत में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सभी होगा। महत्व में कौन सा प्रत्यय, यहाँ पर देखिए महत्व में प्रत्यय पूछ लिया गया है, कौन सा होगा, तत् होगा, त्व होगा, तव होगा या फिर वह होगा। महत्व में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, त्व। याद रखिएगा त्व यहाँ पर महत्व में प्रत्यय लगा हुआ है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परमार्थ का संधि विच्छेद। यहाँ पर देखिए परमार्थ का संधि विच्छेद पूछा गया है। क्या होता है, परम प्लस अर्थ होता है, पर प्लस अर्थ होता है, पर प्लस अर्थ होता है या फिर परमो प्लस अर्थ होता है। यहाँ पर परमार्थ का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो परमार्थ का संधि विच्छेद होगा वो परम प्लस अर्थ होगा। और परम प्लस अर्थ का हम जाने कि इसमें यानी कि कह सकते हैं कि परमार्थ में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी परमार्थ में। तो राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन। यहां पर देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है, कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका के जो संपादक होंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। आपसे पूछा जाए कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे पूछा जाए अखबारे चुनार तथा कोहिनूर, इन दोनों पत्रिका के संपादक कौन होंगे, तो वो बाल मुकुंद गुप्त होंगे। याद रखिएगा कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, अखबारे चुनार तथा कोहिनूर के बाल मुकुंद गुप्त होंगे और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक होंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसको हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत को हुआ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को हुआ है या फिर रामधारी सिंह दिनकर को हुआ है। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा ये सुमित्रा नंदन पंत को हुआ। किसको हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ है। कब हुआ है, 1968 में। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर आपको यहाँ पर विकल्प में दिख रहा होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि उर्वशी नामक रचना है उस पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला है। कब मिला है, तो ये 1972 को मिला है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। यहाँ पर महान शब्द में यदि आप त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका क्या बनेगा, महिनी बनेगा, महता बनेगा, महत्व बनेगा या फिर महती बनेगा। सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर क्या बनेगा, महान शब्द में त्व प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा महत्व। क्या बनेगा, महान शब्द में यदि त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो महत्व बनेगा। चलिए
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, इसके बारे में पूछा गया है। बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीज वपन काल। याद रखिएगा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है वो बीज वपन काल की संज्ञा दी। बात करें आदिकाल की, वीरगाथा काल की और चारण काल की, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। बात करें सिद्ध सामंत काल की, तो ये राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है आदिकाल को। बात करें संधि काल व चारण काल की, तो ये राजकुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल की संज्ञा दी है आदिकाल को। और बात करें आदिकाल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई है। तो सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। आँख है, पाँव है, गांव है या फिर ग्रह है? यहाँ पर तत्सम शब्द के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा ग्रह। ग्रह एक तत्सम शब्द है और इसका हम तद्भव जाने तो इसका जो तद्भव होता है वो घर होता है। यहाँ पर ग्रह तत्सम शब्द है और घर यहाँ पर तद्भव शब्द है। बात करें हम आँख की, तो आँख एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? अक्षी होता है। पाँव की हम बात करें तो पाँव एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? गांव की, गांव एक तत्सम शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? ग्राम होता है। और यहाँ पर पाँव की बात करें तो पाँव एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो पाद होता है। क्या होता है? पाद। तो यहाँ पर देखिए इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए 2-3 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 2018 में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। अशोक के फूल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला वाला आप जोड़ा देख सकते हैं। जो स्कंदगुप्त है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा जो स्कंदगुप्त है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, न कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के। तो यही जोड़ा आपका गलत होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर भी जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न भी 2018 यूपी टेट के पेपर से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे की जो एग्जाम होगी उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है। जो परिमल रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। शिवराज भूषण के द्वारा लिखी गई रचना है। शब्द रसायन देव के द्वारा लिखी गई रचना है। यहाँ पर जो उद्धव शतक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा उद्धव शतक लिखी गई, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया था, तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक प्रश्न और यहाँ पर लिया गया है 2018 यूपी टेट। 3 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे और सभी के सभी लेखक और उनकी कृति से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? 3 प्रश्न आपको एक जैसे मिले लेकिन उनके विकल्प यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिले।
आदिदेश जो रचना है ये डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। बोलगा से गंगा ये राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। दर्शन दिग्दर्शन, जो दर्शन दिग्दर्शन है यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है दर्शन दिग्दर्शन। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर भी डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कूकल जीवे अरु 13 लो जिये सियार। यहाँ पंक्ति किसकी? यहाँ पर पंक्ति के बारे में पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, चंद्रबरदाई की है, नरपति नाहला की, या फिर जगनिक की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जगनिक की है। याद रखिएगा, 12 बरस लो कूकल जीवे अरु 13 लो जिये सियार, यहाँ पंक्ति किसकी होगी? जगनिक की होगी। यहाँ प्रश्न जो 2017 में एग्जाम हुई थी यूपीटेट की, उसमें से लिया गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान है, या फिर मॉरिशस है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मॉरिशस। जो मॉरिशस देश है इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है ये किस भाषा की रचना है? अवधी की है, बुंदेली की है, ब्रज की है, या फिर छत्तीसगढ़ी की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये ब्रज भाषा की। जो सूरसागर है ये किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की सूरसागर की जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। और इसकी भाषा किस भाषा की रचना है ये पूछा जाए तो ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। वीरों का किस्सा हो वसंत जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर? ये भी 2017 में जो यूपीटेट की एग्जाम हुई थी उसमें से लिया गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, वीरों का कैसा हो वसंत जो कविता है इसकी रचनाकार कौन है? तो वह सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और आपको इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर आए आपको ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए प्रैक्टिस सेट के रूप में जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।